सभी को राम राम। माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के इतिहास के इकाई यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद हम पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। देखिए, इति का अर्थ होता है बीता हुआ। इति का अर्थ बीता हुआ। हास यानी कहानी या किसी भी तरह के बात हो। इतिहास किसे कहते हैं? तो बीती हुई बात या कहानी को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? तो बीती हुई बात या कहानी को अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास हो गया। अब जानेंगे इतिहास के जनक कौन है। अभी वर्तमान में इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। अब देखिए, इकाई एक है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए, यूरोप क्या है? तो यूरोप जो है यह एक प्रकार के महादेश है। जैसे कि हमारा भारत एशिया महादेश है, उसी तरह यूरोप महादेश में आने वाले कई देशों के बारे में जिक्र करेंगे कि उस देश में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी, उन देशों को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो सबसे पहले जाने कि यूरोप महादेश यानी कि महादेश या महाद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल का वह भाग, महाद्वीप किसे कहते हैं या महादेश? तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे महादेश या महाद्वीप कहते हैं। कुल महादेशों की संख्या कितनी है? तो कुल महादेशों की संख्या 7 है। जैसे हमारा भारत किस महादेश में आता है? एशिया महादेश में। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, जबकि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब देखिए, उसी तरह हम 7 महादेश में, यूरोप महादेश में कुछ देशों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। अब देखिए, यूरोप महादेश में यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र यानी देश, वाद यानी कि जुड़ाव। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अब देखिए, पहला है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो किसी भी देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश में उनके बीच की एकता की वाहक को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। किसी भी देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश में एकता की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। हो गया। अब देखिए, क्रांति क्या है? तो क्रांति किसे कहते हैं? तो किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या देश की स्थिति हो उसमें एकाएक या धीरे धीरे परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। एकाएक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या देश या किसी व्यक्ति की स्थिति में धीरे धीरे सुधार या एकाएक सुधार को हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद क्रांति के बाद हम देखेंगे कि युद्ध। देखिए, युद्ध भी 3 तरह के, एक शीत युद्ध, गृह युद्ध और तीसरा युद्ध। अब देखिए, शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध यानी कि वह युद्ध जिसमें लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून खराबा न करके बोलचाल की दृष्टि से हम एक दूसरे को जब नीचा दिखाते हैं उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। जैसे कि हमारे घरों में या हमारे पड़ोसी जब आपस में मारकाट, खून खराबा न करके यानी गाली गलौज करने के वैचारिक दृष्टि से, बोलचाल की दृष्टि से एक दूसरे के नीचे दिखाते हैं तो वह युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। उसी तरह देश विदेश में भी शीत युद्ध चला है और चलता आ रहा है। उसी तरह गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि हमारा घर हो गया, अगर हमारे घर में हमारे पापा या किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति हो, अधिकार के लेकर, धन रुपया के लेकर, जमीन के लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारकाट करते हैं, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। देश स्तर पर एक ही देश में रहने वाले, अब मान लीजिए कि भारत देश हो गया, इस देश में रहने वाले कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं। यदि आपस में लोग धर्म, जाति, अधिकार को लेकर लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून खराबा करे तो यह गृह युद्ध कहलाता है। जैसे कि हमारा भारत क्या हो गया? हमारे लिए घर हो गया। तो एक ही देश में रहने वाले लोग आपस में लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून खराबा करते हैं, अधिकार को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। हो गया शीत युद्ध, गृह युद्ध। अब देखिए, युद्ध किसे कहते हैं? तो जब देश हो या जब 2-4 देश आपस में मिलकर लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून खराबा करते हैं, बमबारी करते हैं, उसे हम युद्ध कहते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में यूक्रेन और रूस में चल रहा है, वह युद्ध है। अब देखिए, अब अगला है पुनः जागरण। अब देखिए, पुनः जागरण क्या है? पुनः जागरण, पुनः मतलब पुनः, जागरण यानी कि बीती हुई बात या कहानी को पुनः दोहराने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
पूर्ण जागरण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पूर्ण जागरण काल से क्या हुई, शुरू हुई थी। अब देखिए सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जगी यूरोप महादेश में। तो पूर्ण जागरण किसे कहते हैं, तो बीती हुई बात की कहानी को पुनः दोहराने की प्रक्रिया पूर्ण जागरण कहलाती है। अब देखिए उपनिवेश, अब देखिए कैसे पूर्ण जागरण, कैसे युद्ध हुआ, कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगी। अगर हम पूछते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उसी तरह अन्य कई भी देश आजाद हुआ, यानी कि उससे पहले कोई देश, किसी देश का उपनिवेश था, यानी गुलाम था। क्या था, उपनिवेश, यानी कि गुलाम था। तो उपनिवेश किसे कहते हैं, तो जब कोई भी छोटा देश पर कोई बड़े शक्तिशाली देश का क्या होता है, शासन रहता है, तो उस देश का क्या कहलाता है, उपनिवेश। यानी कि जब कोई भी बड़ा शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर अपना शासन चलाता है, कब्जा करके पूर्ण रूप से शोषण करता है, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत अंग्रेजी शासन का 200 वर्षों तक गुलाम था, उसी तरह विश्व के तमाम देश किसी न किसी देश का क्या था, उपनिवेश था, यानी कि गुलाम था, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। अब देखिए उसी तरह यूरोप महादेश में, यानी कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी में, तो सबसे पहले हम जाने कि मेजिनी क्या है। तो मेजिनी एक साहित्यकार, एक गणतांत्रिक विचारों को मानने वाले, एक सुकुशल यानी कि व्यवहारिक व्यक्ति थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हार मानने के बाद भी अपना हार नहीं मानते थे। इटली के एकीकरण करने के लिए इन्होंने सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। फिर कुछ दिनों के बाद मार्ग पर चलते चलते, एकीकरण की भावना जगाते जगाते, फिर कुछ दिनों के बाद 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद इनका जो संबंध था कार्बोनरी संगठन था, एक ऐसा संगठन था जो यानी कि विदेशी, मान लीजिए कि कोई देश में, हमारे देश में कोई विदेशी देश का हस्तक्षेप है तो उसे समाप्त करना और देश की स्वतंत्रता दिलाना। उसी तरह कार्बोनरी एक संगठन था जिसका संबंध था किसका, मेजिनी से। इसका संबंध, मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हार मानने के बाद भी कभी अपना हार नहीं मानते थे। इन्होंने इटली के एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए मेटरनिक, तो मेटरनिक जो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। मेटरनिक युग 1815 से 1848 युग का हम मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग किसे कहते हैं, तो 1815 से 1848 की मेटरनिक की शासन व्यवस्था के युग को हम मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 ईस्वी तक की शासन व्यवस्था को हम मेटरनिक युग कहते हैं, जो ऑस्ट्रिया के क्या थे, चांसलर थे। अब देखिए, अब हो गया, अब है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधाएं तथा बिस्मार्क की भूमिका। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में भूमिका, यूरोप महादेश में रहने वाला देश है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब देखिए जर्मनी जो था एक देश है, वो 300 छोटे बड़े राज्य, बताइए कि छोटा सा देश अगर 300 छोटे बड़े राज्य में कितना भयावह स्थिति होगा, बाप रे बाप। तो जर्मनी जो था, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा है वह 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। इसके साथ साथ वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में किसी भी तरह की एकता की भावना नहीं थी, बल्कि सामाजिक मतभेद, जाति, धर्म, लिंग को लेकर आपस में लोगों के बीच क्या था, भेदभाव था, घृणा था, मतभेद था। किसी भी तरह के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। और इसके साथ साथ दूसरे देशों का भी यहाँ पर उपनिवेश था जर्मनी में। इन सब समस्याओं को देखते हुए जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में सोच लिया, यानी कि करने के लिए इन्होंने सैन्य शक्ति का प्रयोग करके रक्त लव नीति का अवलंबन किया और जर्मनी का पूरी तरह से क्या किया, एकीकरण किया। किसने, तो बिस्मार्क ने। अब देखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तक क्रांति कब होगा, युद्ध कब होगा। अब हम पूछते हैं कि जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति न होगी, हमारे देश में समस्या होगी, हमारे समय पर किसी भी तरह का संसाधन न उपलब्ध हो, तो हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, युद्ध करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसी तरह सन 1848 के फ्रांसीसी क्रांतिकरण, तो 1848 में फ्रांस की राजधानी यानी कि पेरिस, फ्रांस में जो था शासक था यानी कि हीगेल था। हीगेल जो थे यानी कि हीगेल और गीजो यानी कि दो व्यक्ति थे, बुझे ना। एक ऐसी इन लोगों की शासन जो व्यवस्था थी एकदम शोषणात्मक थी, एकदम तानाशाह की तरह। ऐसे शासन चलाते जिसमें किसी भी तरह का फ्रांस में रहने वाले आम आदमी के, गरीबों का किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, बल्कि उन लोगों को ये जमकर क्या करते थे, शोषण करते थे। इन सब को देखते हुए फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखे, तो गीजो और हीगेल के निरंकुश नीति, शासन नीति, दूसरा किसानों की दयनीय स्थिति, तीसरा मजदूरों की दयनीय स्थिति, खराब विधि व्यवस्था। अब
पूछ सकता है कि किसानों की दयनीय स्थिति, यानी कि क्रांति से पूर्व 1848 से क्रांति से पूर्व फ्रांस के जो किसान थे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनका किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, बल्कि किसानों से अधिक क्या करते थे, लगान के रूप में जमींदार जो भी व्यक्ति थे लगान के रूप में वसूल करते थे। जब किसान फसल उपजाते थे उसके फसल को मनमानी तरीके से लोग खरीद लेते थे, यानी कि स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय थी। उसी तरह मजदूरों का भी स्थिति दयनीय था। लोग 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम कराते थे और 8 घंटे का पैसा देते थे, एकदम न्यूनतम मजदूरी। तो स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय थी। अब देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। अब देखिए फ्रांस की क्रांति, याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। सबसे पहले विश्व में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में सबसे सफल यानी कि देश फ्रांस था। वहां पर क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अब देखिए इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। अब देखिए इटली जर्मनी के, अब देखिए मान लीजिए कि हमारा परिवार हो गया, हमारे घर में अगर मान लीजिए 5 सदस्य, 3 सदस्यों का जो मतभेद है यानी कि जो रहन सहन है बुद्धि पर एक समान है, जबकि 2 व्यक्ति एक ऐसे है जिनका किसी भी तरह का किसी के साथ लगाव प्रेम भाव नहीं है, तो क्या होगा, घर बिखर जाएगा, कभी नहीं चलेगा। अब 3 आदमी अगर मिलकर किसी भी तरह का कार्य करते हैं तो ये 2 व्यक्ति जो है कभी नहीं चाहेंगे कि ये सही तरह से सुखी से रहे। ठीक उसी तरह इटली और जर्मनी के एकीकरण में एक ऑस्ट्रिया देश था। जब इटली, यह एक ऐसा देश था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यह जब कोई भी व्यक्ति इटली और जर्मनी के एकीकरण करना चाहता था तो एक ऐसा देश था ऑस्ट्रिया जो कभी नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो, यानी कि इसका भी क्या था, उपनिवेश था। कहां पर गुलाम था, यानी कि ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी को क्या किया था, अधीन रखा था बनाकर। जैसे मान लीजिए इटली में मेजिनी, काउंट कबूर, गैरीबाल्डी, उसी तरह जर्मनी में बिस्मार्क ने अगर किसी भी तरह के नियम कानून लगाते थे, एकीकरण करना चाहते थे, तो ऑस्ट्रिया क्या करता था, उस नियम कानून को भंग कर देता था। कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो कोई पूछ सकता है कि इटली और जर्मनी की एकीकरण में भूमिका क्या थी, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में भूमिका यही थी कि जब कोई भी कुशल व्यक्ति, जब कोई भी कुशल शासक जब इटली जर्मनी एकीकरण करना चाहता था तो ऑस्ट्रिया उस एकीकरण को करना नहीं चाहता था। उसे क्या करता, जब कोई भी नियम कानून लगाते थे उस नियम कानून को यह भंग करता है। यह नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, किसका, तो इटली और जर्मनी का विरोध में था। अब देखिए अब बोला कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों के लिखे। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इटली के एकीकरण में हम सबसे पहले जानेंगे मेजिनी। तो मेजिनी बनाए के साहित्यकार और गणतांत्रिक व्यक्ति थे, कुशल व्यक्ति थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना की और फिर 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना की। और इसका जो संबंध था कार्बोनरी संगठन से था। एक ऐसे व्यक्ति थे जो हार मानने के बाद भी अपना हार नहीं मानते थे। इन्होंने इटली एकीकरण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ठीक उसी तरह काउंट काबूर जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन्होंने इटली की एकीकरण करने के लिए फ्रांस के साथ क्या कर लिया, हाथ मिला लिया और उनको वादा कर दिया कि अगर हमारे देश की स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई, एकीकरण हो गया तो हम आपको इसके बदले में कुछ क्या करने देंगे, भूमि देंगे। यानी कुछ बोले, यानी कि कुछ अगर प्राप्त हो जाए, अगर कुछ जाने से अगर कुछ मिल जाए तो इसमें किसी भी तरह का घाटा नहीं है। उसी तरह इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ हाथ मिलाकर युद्ध करा दिया जिस देश का इस पर इटली में शासन था, और वो देश हार गया और इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। ठीक उसी तरह गैरीबाल्डी जो थे पेशों से नाभी। जैसे मान लीजिए हमारा पेशा क्या है अभी तभी पढ़ना और पढ़ाना। मान लीजिए कोई मजदूर है तो उसका पेशा है मजदूरी करना, नौकरी वाला है तो नौकरी करना पेशा। ठीक उसी तरह गैरीबाल्डी जो थे पेशों से नाभिक थे, यानी कि नाव चलाने वाले थे। इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए यानी कि बहुत अहम भूमिका निभाई। गैरीबाल्डी जो थे पेशों से नाभिक थे। इन्होंने पूरे जितने भी इनके साथ रहने वाले सहपाठियों थे एक संगठन बनाकर पेशों से यानी कि जितने थे एक सैन्य संगठन की स्थापना कर दी और सैन्य संगठन के प्रधान बनकर इन्होंने इटली में एकीकरण क्या करे, अहम भूमिका निभाई। और इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ कब, सन 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में। अब देखिए ये यूरोप में राष्ट्रवाद का यानी कि पहला पार्ट का पूरा क्वेश्चन हो गया VBI। अब इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ एक को जिक्र करेंगे। देखिए पहला पार्ट के वस्तुनिष्ठ है
देखिए पहला वस्तुनिष्ठ है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यानी कि अभी किस महादेश में आता है? तो इटली जर्मनी किस महादेश में? यूरोप महादेश में, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, यानी कि बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश। तीसरा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? अभी बतलाया, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चौथा है इटली एवं जर्मनीकरण में विरुद्ध कौन था, यानी कि इटली और जर्मनीकरण कौन नहीं होने देना चाहता था? कौन? तो इटली और जर्मनीकरण में विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। पांचवा है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद से नियुक्त किया, यानी काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने कौन सा पद नियुक्त कर दिए? कौन से पद दिए? तो प्रधानमंत्री। छठा क्वेश्चन है गरीबाल्डी पेशों से क्या था? तो बताए गरीबाल्डी जो थे पेशों से नाविक थे, यानी कि नाव चलाने वाले। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब देखिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, जलबेरिंग एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की, यानी कि जो खरीद बिक्री करता है वो व्यापारी कहलाता है। रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन बिस्मार्क ने किया। किस लिए? तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, सैन्य शक्ति के द्वारा। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किया। किसके द्वारा? सैन्य शक्ति के द्वारा, याद रखिएगा। रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया? बिस्मार्क जी ने। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत कहा है? किस देश? तो यूनान। अगला है 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के थे? यानी कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो 1829 में। किस देश के साथ? तुर्की देश, जो यूरोप का मरीज कहलाता है। यूरोप महादेश के मरीज देश तुर्की कहलाता है। अब देखिए मेजनी, तो मेजनी जो थे क्या थे? एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। हीगेल, अब देखिए बिस्मार्क जो थे दार्शनिक थे। उसके बाद हीगेल जो थे जर्मनी चांसलर थे। अब देखिए वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ सन 1815 में, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मेटरनी का पतन, यानी कि मेटरनी की शुरुआत 1815 और अंत 1848, यानी कि मेटरनी का पतन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। इटली के कारण अभी बताए 1871 में। सेडान के युद्ध कब हुआ था? 1870। अब देखिए कोसुत, अब देखिए कोसुत कौन थे? तो कोसुत जो थे हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे, यानी कि हंगरी देश के राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी देश के राष्ट्रवादी नेता कौन थे? कोसुत। अब देखिए एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो 1829। तीसरा है कि यूनान की स्वतंत्रता, यानी कि यूनान जो देश था कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1830 में। 1863 में। पोलैंड में कब आंदोलन हुआ? सॉरी, यानी कि पोलैंड में आंदोलन जो हुआ 1830 में। ये सब कौन से महादेश के अंतर्गत है? सब यूरोप महादेश में। याद रखिए कि यूरोप महादेश से कई देशों के बारे में जाने। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इटली की राजधानी रोम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। उसी तरह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यानी कि अन्य देशों में, यानी कि फ्रांस के देखे देखे राष्ट्रवाद की भावना जगी और लोग और से देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, अपने एकीकरण की भावना जगाई और पूर्ण रूप से क्या हुई? आजादी मिली। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो मैं बता रहा हूँ क्लास 10वीं के लिए स्पेशल है, जो 23 में या आने वाले भविष्य में जो 10 क्लास के परीक्षा दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, बाय बाय।